Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 29th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 29 अप्रैल 2026 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है रोजाना सुबह 5:30 बजे आपको ये वाला वीडियो मिल जाता है इसी चैनल पर और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। आप करंट अफेयर्स के लिए परेशान हैं, टाइम की कमी है, आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपके सामने ये प्रेजेंट है जो सुबह सुबह सबसे पहले डेली बेसिस पे अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे एक शानदार से पीडीएफ के साथ में। बहुत क्रिस्प वे में हम लोग पढ़ाते हैं, ना कुछ फालतू एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं और ना ही कुछ काम की इंफॉर्मेशन छोड़ने वाले हैं। और वो पता चलेगा दोस्तों जब आप सेशन को अच्छे से कवर करोगे। वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, एमसीक्यू प्रीलिम्स टेस्ट मिलने वाला है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। पता चलेगा कि आप में से कितने कितने लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वो सब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने से ही पता चलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो वीडियो के एंड में इंतजार करूंगा कि आप सभी लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सेशन में बढ़ने से पहले टेस्ट तो होता रहेगा भाई, जुगाड़ बनाना है रिवीजन करने के लिए। पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे सर? ये वाले जो आपको ये सामने पीडीएफ दिखाई देंगे, एक हाई क्वालिटी के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये सारे पीडीएफ मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पा रहा है यार। सिंपली टेलीग्राम पर जाओ, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। 79,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे पुराने पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे और नए पीडीएफ्स वहाँ पर मिल ही रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये चैनल नहीं मिल पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा चैनल मिल कैसे नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो? थोड़ा सा सर्च करो, उसके बारे में पता चल जाएगा, मिल जाएगा वो चैनल। ठीक है, चलिए अब बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं दोस्तों डिस्कशन की। और ये है आपके सामने आर्टिकल नंबर 1 और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में, विच इज़ अ लूनार मिनरल। लूनार आपको पता है टर्म रिलेटेड है चंद्रमा से, मून से। तो चंद्रमा पर कुछ रॉकी पार्टिकल्स मिलते हैं। दुनिया भर के बहुत सारी कंट्रीज़ ने चंद्रमा के ऊपर में मिशन लॉन्च करे हैं। हमारा भी चंद्रयान मिशन है, लेकिन हमने ऐसा वाला मिशन लॉन्च नहीं किया है जो चाइना ने किया था। चाइना बेसिक तौर पे चांद पे से सैंपल्स को उठाकर लेकर आ चुका है अपने देश में। तो जो चाइना सैंपल लेकर आया था चंद्रमा पे से, उस सैंपल को थोड़ा सा उन्होंने एनालाइज किया, उसका स्टडी किया, जिसमें यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं चाइना के, उन्होंने एक नए लूनार मिनरल को डिस्कवर किया है जिसके बारे में हमारे पास में पहले वो जानकारी नहीं थी। यानी चांद के ऊपर में जो भी चट्टान प्रेजेंट है उनमें मिनरल सीरियम मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं इस इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, इस मिनरल के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको नाम दिया गया है सीरियम मैग्नीशियम चांगेसाइट। सीरियम मैग्नीशियम चांगेसाइट, इस बात को रट लेना। चाइना का ये मिशन था चांगे मिशन, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो ये चांगेसाइट शायद वहीं से वर्ड ले लिया गया है। तो चाइना ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को कि भाई एक नया मिनरल, एक नया लूनार मिनरल, यानी चंद्रमा पे पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ पाया गया है। नई डिस्कवरी हुई है। ये कोई ऐसा 11वां मिनरल है, 11वां खनिज पदार्थ जो चंद्रमा पे मिलता है। नाम इसको दिया गया सीरियम मैग्नीशियम चांगीसाइट और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल की लिस्ट में ऐड हो चुका है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या होता है? यानी कि जो पृथ्वी पे ना मिलकर हमें स्पेस में मिल रहा हो, तो उस मटेरियल के अंदर में इसको ऐड कर दिया गया है। मतलब उस लिस्ट में ऐड हो चुका है नया मटेरियल। अब ये करेगा क्या? ये ऑब्वियसली हमें लूनार जियोलॉजी के बारे में बताएगा। यानी चंद्रमा का जो सरफेस है, चंद्रमा का जो इतिहास रहा है ना, वहाँ पे जो रॉकी पार्टिकल्स हैं उनका और बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस हमको ये प्रोवाइड करवाने वाला है। इस पर हम और भी ढेर सारी रिसर्च करेंगे। तो नाम याद रखिएगा सीरियम मैग्नीशियम चांगीसाइट। अब इसके डिस्कवरी और इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड लूनार मिनरल है। नया नया डिस्कवर करा गया है एक नया मिनरल। और ये किस में से डिस्कवर किया गया है? चांद पे जो रॉकी पार्टिकल मिलते हैं, एक मीटियोराइट है। उस मीटियोराइट का नाम है पाके पाके। अब थोड़ा सा ये भी याद रखना ज़रूरी है, पाके पाके उस मीटियोराइट का नाम है। ये पहला ऐसा मीटियोराइट है जो बेसिक तौर पे चाइना लेकर आता है पृथ्वी पर। ठीक है, चाइना में गिरता है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं चाइना में गिरता है। इसका टोटल वेट है 44 ग्राम के आसपास। एक स्फेरिकल सा यहाँ पर इसका शेप है, कुछ इस प्रकार से गोला सा ये शेप इसका नज़र आएगा, है ना। डार्क कलर का ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये चंद्रमा पे से लेकर आया गया है, छोटा सा टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और इसी टुकड़े को नाम दिया गया है पाके पाके। इसी में ही जो मिनरल पाया गया है वो है सीरियम मैग्नीशियम चांगेसाइट। शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इसको याद रख पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि भाई ये बताओ, इस जो मिनरल की हमने खोज की है सीरियम मैग्नीशियम,
इसका कोई यूज़ है या नहीं है, या बेफिजूल में हम लोग इसके बारे में इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, तमाम आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। और अगर यूज़ है तो उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी भी होंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि जब कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टी होंगी तभी तो इसका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो भाई ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ब्रिटल सा एक मिनरल है, छोटे से साइज़ का है, लेकिन साइंटिस्ट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस पाया जाता है, एक फीचर है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, यानी कुछ कंडीशंस में ये लाइट को प्रोड्यूस करता है, हरी हरी कलर की लाइट जो है वो इसमें से दिखाई देती है। तो इसका यूज़ किया जा सकता है कहाँ पर? नेक्स्ट जनरेशन की एलईडी मटेरियल्स के अंदर में। लो भाई, यूज़ पहले ही निकाल रहा है, भविष्य में जो एलईडी इस्तेमाल होंगी उसमें हम यहाँ पर इस वाले मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, सीरियम मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं। वो जो मटेरियल मिला है, जो टुकड़ा मिला है चांद का, उसका कलर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सीरियम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। वो है कलरलेस, वो है ट्रांसपेरेंट, वो है ब्रिटल, वो साइज में होता है छोटा। फ्लोरोसेंस उसके अंदर एक बहुत बड़ा फीचर पाया जाता है, लाइट्स को प्रोड्यूस करता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर में। तो इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के एलईडी मटेरियल में यूज़ किया जा सकता है। आई होप ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। अब क्वेश्चन आता है अबाउट इट्स साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है? तो भाई इसके अंदर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और आयरन के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिससे हम लोग चंद्रमा के सरफेस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चंद्रमा के सरफेस का जो अंदरूनी हिस्सा है, इंटीरियर पोर्शन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? जो हमें लूनार जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझाने में मदद करेगा। हम यही तो खोज कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। अभी यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एक तिनके सी इंफॉर्मेशन अपने पास में प्रेजेंट है। हम चाहते हैं कि भाई जैसे ये जो प्रेशराइज वे में जो चंद्रमा बना है, पृथ्वी बनी है, इनका जो इवोल्यूशन हुआ, मिनरल्स कैसे बने इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर में, उसकी जानकारी हमको मिलती हुई नजर आएगी जब हम इसके ऊपर में और भी फर्दर रिसर्च करेंगे। तो अब जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। याद रखिएगा, छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, मेरा काम है मैं आपको समझा दूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, यहां से आप पूरी तरह से तैयार होकर निकले और एग्जाम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आए। तो कहोगे उसके लिए रिवीजन भी करना होता है। भाई हाँ, दुनिया भर के ये सब रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर अल्टीमेटली रिवीजन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है अपने दोनों वीडियोज़ में। जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर आप मतलब थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ में वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करके आराम से हर एक चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं इन 5-6 पॉइंट्स के माध्यम से। ये हो गया रिवीजन पॉइंटर। दोबारा दोबारा सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन पॉइंटर पढ़ो, आपको सब कुछ दोबारा दोबारा याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर नंबर 3 के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है विच इज़ अ ब्लैक बक। तो ये ब्लैक बक क्या है? काला हिरण सा दिखाई देता है ये, है ना, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहता है। मतलब ये क्या कंट्रोवर्सी में रहता है, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी रहती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा ब्लैक बक के बारे में, और अभी ये न्यूज़ में बना हुआ है। बट यहाँ तक पहुँच चुके हो तो दोस्तों एक काम करना, छोटा सा काम है, वीडियो पे लाइक का बटन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोगों को मिलकर सपोर्ट करना है, ज़रूर से करना है। तो दोस्तों ब्लैक बक न्यूज़ में क्यों है? ये इस तरीके से दिखाई देता है, ब्लैक सा एंटीलोप है, काला सा हिरण यहाँ पर नजर आएगा। ये रिसेंटली बरनावापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे ब्लैक बक की पॉपुलेशन मैसिवली ग्रो करी है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत तेजी से यहाँ पर ये ग्रो करी है, क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लैक बक को री इंट्रोड्यूस किया गया था, वापस से लेकर आया गया था। तो री इंट्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आज ब्लैक बक की पॉपुलेशन तेजी से यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से ये चर्चाओं में ये क्लैरिटी मिली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आगे की कहानी यहाँ पे हम लोग समझते हैं अबाउट ब्लैक बक, क्योंकि ये तो न्यूज़ है भाई, एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा। पीआईबी में पब्लिश हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। एग्जामिनेशन में अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा ब्लैक बक के बारे में। ठीक है, पढ़कर आए हो नहीं पढ़कर आए हो, बिल्कुल पढ़कर जाएंगे, समझेंगे अच्छे से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फोटो देख लो पहले। तो कुछ ऐसा यहाँ पर ये दिखाई देता है ब्लैक बक। ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? भारत में तो मिलता है ही, भारत के अलावा 2 हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर भी पाई जाती है इसकी स्पीशीज़। कौन कौन सी जगह है? नेपाल और पाकिस्तान। नेपाल पाकिस्तान है। अगर आपसे पूछ ले क्या ब्लैक बक केवल भारत में मिलता है, आप कहोगे नहीं भाई, नेपाल और पाकिस्तान में भी मिलता है, पढ़ा है हमने। इंडिया के अंदर में देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे राज्य का ये राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है। अब जैसे यहाँ पर आप एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जो ब्लैक बक है ये हमारा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये मेनली इन स्टेट के अंदर में पाया जाता है। गुजरात में भी पाया जाता है, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, ये 3 वो स्टेट हैं जहां पर इसको राज्य पशु घोषित किया जा चुका है, यानी स्टेट एनिमल है। मेनली कहाँ पे मिलता है? मेनली गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में। इनमें से 2 राज्य निकाल लो, पंजाब और हरियाणा,
आसपास के हैं, और एक आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट हैं जहां पर इसको राज्य पशु डिस्कस किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, सॉरी स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओगे, ये तो हो गई ब्लैक बक की बात। नीलगिरी ताहर के बारे में मुझे आप बताओगे, क्योंकि वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है। नीलगिरी ताहर कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? जल्दी जल्दी लिखो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी ब्लैक बक की पॉपुलेशन है अच्छी खासी, और अभी जो हम खबर पढ़कर आए वो भी शानदार सी है कि भाई ब्लैक बक की पॉपुलेशन मैसिवली ग्रो करी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका आयुषन स्टेटस उस हिसाब से याद रखना कि ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। लीस्ट कंसर्न मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी खासी यहाँ पर पॉपुलेशन इसकी उभरती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों एक समाज आता है, कम्युनिटी आती है, विच इज़ अ बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी में दोस्तों ये जो काला हिरण है, ब्लैक बक है, इसको बहुत माना जाता है, बहुत मान्यता है इस ब्लैक बक की, समझे। और ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है बहुत बड़े तबके में रहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी स्टेट्स के अंदर में ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं रह रही है। बिश्नोई कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानती हैं दोस्तों, एक अव्वल दर्जा दिया गया है ब्लैक बक को। इवन कई बार यहाँ पर मान लो एक ब्लैक बक है, उस ब्लैक बक के जो पेरेंट्स हैं उनकी किसी वजह से डेथ हो चुकी है, तो उस ब्लैक बक को वो जो महिला है बिश्नोई कम्युनिटी की, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती है। यह है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये आप लोग लाइन देख सकते हैं, बिश्नोई विमेन आर नोन फॉर नर्चरिंग एंड इवन ब्रेस्ट फीडिंग ऑर्फन्ड ब्लैक बक फॉन्स, समझे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हाँ इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इस कम्युनिटी के अंदर में इस ब्लैक बक का। ओके, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ब्लैक बक के बारे में। आइए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, फटाफट यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई ये मीडियम साइज का एंटेलोप है जो बेसिक तौर पर भारत और नेपाल के अंदर में नेटिवली पाया जाता है, इंडिया नेपाल में, ठीक है। पाकिस्तान में भी कुछ पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। इसको खुले घास वाले मैदान बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिया में मेनली आपका राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर ब्लैक बक मिलता है, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ब्लैक बक के कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप लोग देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है देखने में। अब दोस्तों इन दोनों, ये वैसे दोनों ब्लैक बक हैं, लेकिन ये जो आगे वाली है ये है फीमेल, और ऊपर वाला यहाँ पर ये जो ब्लैक बक दिख रहा है ये है मेल। सिंपल सी पहचान है, जो ब्लैक बक मेल होता है उसका कलर थोड़ा डार्क है, फीमेल का कलर थोड़ा लाइट है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज कि मेल के पास में ये हॉर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े स्पाइरल से सींग्स हैं, जबकि फीमेल के पास में ये ऐसे सींग नहीं होते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, बड़ी सी चीज़ है, जो भी मान लो ये ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, समझ में आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीगेरियस टाइप के एनिमल्स हैं। ग्रीगेरियस एनिमल्स वो होते हैं जो सोशल एनिमल्स होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। तो 5 से लेकर 50 के आसपास जो ब्लैक बक हैं एक साथ यहाँ पर घूम रहे होते हैं। इनका आयुष एंड स्टेटस है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी डिस्कस कर लिया है, अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। भविष्य में कभी भी इस आर्टिकल को रिवाइज करना हो, ब्लैक बक के बारे में रिवाइज करना हो, ये रहे आपके सामने रिवीजन पॉइंटर। मेरी मानो तो वीडियो को पॉज करो, आराम से फटाफट, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर में 10 से 15 सेकंड में एक बार नज़र फेर लो कि जो पढ़ा है वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है या नहीं है। तब तक आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर। हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल के बारे में, विच इज़ अभिलेख पोर्टल, अभिलेख पतल पोर्टल। अब ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पोर्टल, योजनाज, पॉलिसीज, उनके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है एक्चुअली में, ये रही आपके सामने यहाँ पर खबर। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये अभी लोगों को, नागरिकों को थोड़ा सा जोर देते हैं उनके ऊपर में कि आप जाओ इंटरनेट पर अभिलेख पतल पोर्टल को एक्सप्लोर करो, भाई इस वेबसाइट को ओपन तो करो। जब इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको वहां पर मिलेगा भारत का हिस्टोरिकल लेगेसी, भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इंडिया के बहुत सारे हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिससे आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी के लिए अभिलेख पतल पोर्टल को बनाया गया है। तो आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन के लिए इस पोर्टल के बारे में 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा। इसका मेन पर्पस कौन से मंत्रालय के अंडर में आ रहा है, ये बेसिक बातें पता होंगी, काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी रेडी टू सॉल्व इट। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये फुल फीचर्ड, हर एक प्रकार के फीचर हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस वेबसाइट पे जो जितना भी डेटा रखा गया है वो डेटा लिया गया है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से, NAI से, जहां पर सारा का सारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में अभी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का डिजिटल रेपोजिटरी बोला जाता है इसे, कि भाई इंडिया का एक डिजिटल लाइब्रेरी है, इतना सारा इंफॉर्मेशन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर में स्टोर हुआ रखा है, समझे।
तो ये एक्सेस देता है लगभग 7 मिलियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को। 7 मिलियन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको डिजिटाइज कर दिया गया है, ऑनलाइन इसी पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि पोर्टल को जाओ, विजिट करो, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के, घर बैठे बैठाए या दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोने में प्रेजेंट हो, इंटरनेट पर आप इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जान सकते हो। अब क्वेश्चन यह है कि इस पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इस पोर्टल पर दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रकार के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें चाहे वो पब्लिक रिकॉर्ड्स की, पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, वो सब कुछ मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दोस्तों भारत के इतिहास में रहे हैं, उनके बहुत नाम ऊपर देखने को मिले हैं, उनके प्राइवेट पेपर्स उस पर पब्लिश हुए हुए हैं। फोटोग्राफ, मैप, माइक्रोफिल्म, रेयर डॉक्यूमेंट्स, डिजिटाइज गवर्नमेंट फाइल्स, आर्काइवल कलेक्शंस, ये सब कुछ यहाँ पर जो मेंटेन करता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा डेटा अभिलेख पटल पोर्टल पर एक जगह पर समेट कर दे दिया गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि जाकर उसको विजिट कर लो। अब आपको करना क्या, क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो सेपरेटली प्रीलिम्स के लिए आपको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक तथ्य पता होना चाहिए। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना मेरे दोस्त, वैसे ही यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में दुनिया भर का डेटा रखा हुआ है भारत के इतिहास का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम है इंडिया में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी खोज करना, खुदाई करना, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो रही हैं उसके ऊपर रिसर्च करता है ना। एएसआई कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। तो सर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंडर में आता है? सेम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एनएआई भी आता है, याद रखिएगा। देखो ये रहा, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस भोपाल में है, कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, बाकी इसकी जो मेन नोडल मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ही आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है। लेकिन क्योंकि हम अभी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस बॉडी को बनाया गया था 11 मार्च 1891 में कलकत्ता के अंदर। और शुरुआत में इसको एज अ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की तरह बनाया गया था। ये शुरुआत में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था, बाद में जाकर ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो दर्जा है वो मिलता है। इसमें किस किस प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं? हर प्रकार के रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री से रिलेटेड पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, माइक्रोफिल्म्स, हर एक चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, तो कभी भी रिवाइज करना हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। देखो मेरी मानो, फिर से वही बात, वीडियो पॉज करो, फटाफट रिवाइज कर लो। अभिलेख पटल पोर्टल क्या है, ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में हर एक बेसिक फैक्ट्स, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर। ठीक, चलिए अगला न्यूज आर्टिकल। ये टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं डॉपलर वेदर रडार के बारे में। अब ये जो रडार है क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स बैंड रडार, एस बैंड रडार, सी बैंड रडार, ये क्या होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों पीआईबी और सभी सरकारी वेबसाइट्स पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पुणे में है, इन्होंने एक नया एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार को तैनात कर दिया है महाबलेश्वर में। और ये जो एक्स बैंड रडार अब की बार लगाया गया है महाबलेश्वर में, ये मिशन मौसम के अंडर में लगाया गया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। नाम भी इसका क्या है? डॉपलर वेदर रडार। और मिशन मौसम, वेदर मौसम याद रखना, तो मिशन मौसम के अंडर में डॉपलर वेदर रडार को लगाया गया। इस रडार का जो मेन पर्पस है, ध्यान में रखिएगा, एक बहुत ही स्पेशलाइज रडार है जो कि डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। एंड इस डॉपलर इफेक्ट का यूज करके ये केवल और केवल वेदर का डेटा एनालाइज करता है, मौसम के बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा समझ लेते हैं, जिसके बाद आपको समझना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। वर्किंग ऑफ द डॉपलर वेदर रडार। सबसे पहले ये जो रडार होता है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्या रिलीज करता है। ये रेडियो वेव्स को दोस्तों अपनी साइड से रिलीज करता है, एनर्जी बीम को रिलीज करता है, क्योंकि इस रडार में भाई एंटीना है और इस एंटीना से रेडियो वेव्स निकल रहे हैं ऊपर की साइड। अब ये रेडियो वेव जैसे ही आसमान में जो बादल बने हैं, छोटी छोटी रेन ड्रॉप बन रही हैं, उन रेन ड्रॉप से जैसे ही रेडियो वेव्स टकराएंगी, टकराने के बाद में ये वेव्स पूरी तरह से फैल जाएंगी इधर उधर। कुछ वेव्स वापस से आएंगी इस डॉपलर रडार के पास में। तो ये डॉपलर रडार क्या करेगा, उस डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेगा कि भाई सिग्नल गए थे और वापस से रिटर्न हुए हैं, कहाँ से किस चीज़ से टकराए हैं, रेन ड्रॉप से टकराए हैं या क्लाउड से टकराए हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर ही देखेगा कि हाँ बारिश होने वाली है।
है ना। तो या जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेगा कि रडार से कितने दूर हैं आज के समय पर ये रेन ड्रॉप्स, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। तो ये वेदर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, डॉपलर वेदर रडार जो बेसिक तौर पे एक प्रकार का एस बैंड रडार भी है। ठीक है, एस बैंड रडार जिसका मेन पर्पज़ है जो वेदर को मॉनिटर करने का काम करता है। इसमें एक सी बैंड रडार होता है और एक एक्स बैंड रडार होता है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो डॉपलर वेदर का तो मतलब आप समझ गए कि भाई वेदर सिस्टम के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको मेजर करने का ये काम करता है। लेकिन उसके अलावा जो एक्स बैंड रडार होता है ये थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने का काम करता है। एक्स बैंड रडार क्या करता है, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग सिस्टम को डिटेक्ट करता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। यहीं पर एक आता है सी बैंड रडार। सी बैंड रडार क्या करता है, साइक्लोन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। सी से साइक्लोन, ऐसे याद रखिएगा, साइक्लोन को ट्रैक करता है। एक्स बैंड थंडर स्टॉर्म और लाइटिंग को ट्रैक करता है, डिटेक्ट करता है। एंड जो डॉपलर वेदर है वो बेसिक तौर पे रेनफॉल को मेजर करता है। तो इनके अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूजेस हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में डॉपलर वेदर रडार तैनात किया गया है महाबलेश्वर में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। वीडियो पॉज करो, फटाफट रिवाइज कर लो कुछ चंद सेकंड्स के अंदर में। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल भी काम तमाम हुआ। अगला न्यूज़ आर्टिकल हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक नए प्रकार के सियानो बैक्टीरिया के बारे में। और ये नया जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है पुष्कर मेमा कुराजेई। पुष्कर यानी ये वर्ड राजस्थान से मिलता जुलता है, क्योंकि ये नया प्रजाति जो है सियानो बैक्टीरिया का, सियानो बैक्टीरिया को लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये नई प्रजाति जो है सियानो बैक्टीरिया की, याद रखिएगा दोस्तों, ये आइडेंटिफाई करी गई है पुष्कर लेक से। और पुष्कर लेक जो बेसिक तौर पे राजस्थान के अजमेर में है, तो वहाँ पे नया सियानो बैक्टीरिया की प्रजाति मिली है। उसको नाम दे दिया गया पुष्कर मीमा कुराजेई। सर पुष्कर तो समझ में आ गया, एक कुराजेई क्यों दिया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डिस्कवरी की है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की साइड से की गई है। दैट इज़ वाई कुराजेई ये वर्ड यहाँ पर यूज़ करा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि पुष्कर मेमा कुराजेई हाल ही में न्यूज़ में है, ये किस प्रकार की या किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये सियानो बैक्टीरिया की नई स्पीशी है। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, सियानो बैक्टीरिया मिल गया, इसके यूज़ क्या क्या होंगे। तो इस प्रजाति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में अलग अलग प्रकार की मेडिसिन को डेवलप करने में, बायो फर्टिलाइजर्स को बनाने में, या न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट्स को बनाने में, जिससे लोगों की इम्यूनिटी और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकेगा। उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सियानो बैक्टीरिया की नई स्पीशी को। नाम है पुष्कर मेमा कुराजेई। ठीक है, अब ये सियानो बैक्टीरिया होता क्या है सर, जिसकी नई प्रजाति मिली है, ज़रा ये भी बता दो। सियानो बैक्टीरिया की बात करेंगे दोस्तों तो ये पानी में दिखाई देता है। अब जो पानी होता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, इस तरीके से काई जो जमती है हरी हरी कलर की, है ना, उसमें सियानो बैक्टीरिया पाया जाता है। सियानो बैक्टीरिया का जो बेसिक नेचर है वो है फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वाला नेचर। भाई ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी प्रमोट करता है, ऑक्सीजन को भी बनाता है, हर प्रकार के पानी में मिल सकता है। शुरू में इसको यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गाई के नाम से जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये ट्रू एल्गाई नहीं है, सही में रियलिटी में इसका फॉर्म देखेंगे तो ये काई नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से प्रोकैरियोटिक है, कोई ट्रू न्यूक्लियस इसके पास में नहीं है। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या होता है, हम इसको सियानो बैक्टीरिया कहने लगते हैं। यूजुअली ग्रीन या ब्लू कलर में दिखाई देता है, बट ये वाइट, ब्राउन, ब्लू, येलो, ब्राउन, रेड, ये किसी भी कलर में हो सकता है सियानो बैक्टीरिया, याद रखिएगा। इसका जो मेन बायोलॉजिकल फंक्शन है इस बैक्टीरिया का वो क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। जैसे प्लांट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वैसे यहाँ पर ये भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सियानो बैक्टीरिया का, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर सियानो बैक्टीरिया में एक और बहुत बड़ा फीचर आता है, बायोलॉजिकल फीचर, वो क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नेचुरली ये सियानो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी इसका जो मेन रोल है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, या ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, तो उसमें भी हेल्प कर सकता है ये सियानो बैक्टीरिया, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब सियानो बैक्टीरिया की वजह से एल्गाइट भी तो बढ़ रही है, यानी कि समुद्र में जो काई वगैरह ये भी तो बढ़ती है, तो वो एक टेंशन वाली सिचुएशन है। ये कब ज़्यादा बढ़ने लगता है, जब आप पानी के अंदर में न्यूट्रिशन को ज़्यादा डाल रहे हो।
यानी भाई देखो, खेतों के अंदर में हम अलग अलग प्रकार का खाद इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। अब पानी चलाते हैं तो वो खाद सब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है अननेसेसरली, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो सब बहकर पानियों में इकट्ठा होता है, लेक्स में इकट्ठा होता है, वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा होता है। तो वो सब यहाँ पर एक तरीके से पावर दे रहा होता है एल्गाई को। वो सारी की सारी यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है वो फूड का काम करता है काई के लिए। तो उससे काई बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब काई की रैपिड ग्रोथ हो जाती है, मतलब आप देख रहे हैं कि एक झील के ऊपर में हरा हरा काई जम चुका है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। समझ रहे हैं? ये वाटर की क्वालिटी को बर्बाद कर सकता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन में भी यहाँ पर ये बढ़ावा देता है, नहीं जहरीला कर सकता है पानी को। इससे बहुत सारी लाइव स्टॉक वगैरह की डेथ भी होती है। तो याद रखिएगा, इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है। अदरवाइज कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स देखोगे तो उसमें सियानो बैक्टीरिया के ढेर सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया भाई पुष्कर मीमा कुराजई क्या है, सियानो बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया सेपरेटली, एंड व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द सियानो बैक्टीरिया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पर है और इसमें हम बात करेंगे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन हमारा चर्चाओं में है, जहाज चर्चाओं में है, जिसका नाम है आईएनएस कल्पेनी। तो आईएनएस कल्पेनी के बारे में ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। आइए फटाफट यहाँ पर रिवाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आईएनएस कल्पेनी क्यों चर्चाओं में है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जो आईएनएस कल्पेनी है ये एक प्रकार का इंडियन नेवी फास्ट अटैक क्राफ्ट है। जैसे इंडिया के बहुत सारे जहाज होते हैं कि भाई ये लड़ाकू जहाज है, ये भी एक प्रकार का लड़ाकू जहाज ही है, लेकिन इसका टर्म याद रखिएगा, ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है। तो हाल ही में यहाँ पर मालदीव्स के साथ में इंगेजमेंट किया गया है। मालदीव्स के साथ में आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने रिलेशंस को बेटर करने के ऊपर में काम किया है। तो मालदीव्स में ये जहाज़ हमारा पहुंचता है रिलेशंस को बेटर करने के लिए, एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। नाम है इसका आईएनएस कल्पेनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आईएनएस कल्पेनी क्या है, तो ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है इंडियन नेवी का। और ये कौन सी क्लास कैटेगरी को बिलोंग करता है? कार निकोबार क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट। इसमें ढेर सारे वेपन्स का यूज़ किया गया है। लक्षद्वीप में एक आइलैंड पड़ता है कालपेनी आइलैंड, वहीं से ये नाम रखा गया है ना। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तट वाले हिस्से पे निगरानी बनाने के लिए, कोई स्मगलिंग ऑपरेशन चल रहा है उसके खिलाफ स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए हम इस जहाज़ का यूज़ करते हैं। वेसल बोर्डिंग के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी आईएनएस कल्पेनी का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे हथियार लगा रखे हैं, कोई छोटा मोटा जहाज़ नहीं है। इसमें 30 mm की CRN-91 गन है, 11 मशीन गन है, और उसके अलावा इगला सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। शोल्डर पे रख के लॉन्च करते हैं इस वाली मिसाइल को, तो दुश्मन अगर पास में ऊपर उड़ रहा है हमारे तो उसको अटैक कर सकते हैं। ये पूरे जहाज़ की लेंथ है 49 मीटर्स, ऐसा यहाँ पर ये जहाज़ दिखता है। नाम है आईएनएस कल्पेनी, बस इतना याद रखना। यह है कार निकोबार क्लास वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये इसका पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, बाकी कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया आईएनएस कल्पेनी ये क्या है, इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ से बनते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और आर्टिकल समाप्त। नव आता है अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में हम एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नेई मेनाशे। ये टर्म, ये जो नाम है, ये वर्ड है, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पर ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में था। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB, सभी जगह पर यहाँ पर ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो है क्या मामला, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दोस्तों अभी वेस्ट एशिया के अंदर में किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आपको पता है। इजराइल, ईरान, US ये सब कैसे भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो इसी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल दुनिया भर में फोकस कर रहा है कि जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, नेई मिनाशे कम्युनिटी, ठीक है, तो इस कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर करके इजराइल लेकर जा रहा है वो। तो अभी हुआ क्या है एक्चुअली में, इंडिया से ढेर सारे लोग जो नई मेनेशे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये एक एथनिक कम्युनिटी है जो भारत में, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया में बात करेंगे तो मिजोरम और मणिपुर के अंदर में ये लोग रहते थे। तो अभी इन लोगों में से 240 लोगों को यहाँ पर इजराइल अपने देश में ले गया है। एक ऑपरेशन के अंडर में ये सारा काम किया गया है, इसका नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नई मेनाशे कम्युनिटी को रीलोकेट किया गया है। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर वापस से इजराइल अपने देश में माइग्रेट करवा रहा है। ठीक है, इस कम्युनिटी को हम शिनलुंग भी कहते हैं। 10,000 के आसपास पॉपुलेशन है। और इसमें जैसे आप देखोगे ना, जो एथनिक ग्रुप आज इंडिया में है, चिन, कुकी, मीज़ो ग्रुप, ये काफ़ी न्यूज़ में है। इसी में से ये एक ग्रुप नाई मेनेशे करके यहाँ पर ये भी है। जब इनकी ओरिजिन की बात करते हैं, या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इजराइल से क्या कनेक्शन है इस ट्राइबल कम्युनिटी का, तो माना जाता है कि भाई ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं
या ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये ना इनके जो मेन डिसेंट है, मेन पूर्वज हैं, वो है ट्राइब ऑफ मनासे, बिब्लिकल ट्राइब ऑफ मनासे। यानी इजराइल के अंदर में जो कह सकते हैं 10 लॉस्ट ट्राइब्स हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर ये भी है, जिनको निकाल दिया गया था उस पर्टिकुलर रीजन से। फिर ये पर्शिया से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से तिब्बत, तिब्बत से चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकी पॉपुलेशन फैल गई। भारत में ये जो कम्युनिटी है मणिपुर और मिजोरम में रहती है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये लोग ज़्यादातर कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं? ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे, बट धीरे धीरे करके ये जुदाइज़म में कन्वर्ट हो गए, तो जोइश ट्रेडिशंस को ये लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। फेस्टिवल जैसे सुक्कोट फेस्टिवल है, कह सकते हैं जोइश का, तो उस फेस्टिवल को ये लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो जोइश प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर चुके हैं, इसराइल के साथ में कॉन्ट्रैक्शन इनका है। तो इसराइल ने यहाँ पर डिसाइड किया है इन सभी कम्युनिटी के लोगों को इसराइल माइग्रेट करवाएंगे कि भाई आप सभी लोगों के लिए देश है, देश बनाए सभी जूइश पीपल के लिए, वो है इसराइल। तो आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इन लोगों की, वो इसराइल शिफ्ट हो चुकी है, इसराइल के वो नागरिक बन चुके हैं। और इसीलिए इसराइल ने यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। 2025 में लॉन्च किया गया था इसराइल की साइड से। मेन पर्पस था कि भाई बचे कुछ जो भी नाई मेनेशे मेंबर्स हैं, इन सबको वापस से इसराइल पहुंचाया जाए। तो ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस कम्युनिटी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब कुछ भी आपको रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स, कि नाई मेनेशे कम्युनिटी कौन सी है, इनका ओरिजिन, रिलीजन, माइग्रेशन एंड दी ऑपरेशन, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। ये हो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए टाइम है अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक एक करके मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, उन सब के आंसर्स आपने फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, है ना। और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ मेक श्योर करा करिए कि सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। आप में से इतने सारे लोग देख लेते हैं सेशन, 10-10 हज़ार लोग, 13-13 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग सेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 300-400 लोग ही बस। अरे एटलीस्ट कम से कम 1000 लोग भी पार्टिसिपेट करें तो पता चलेगा कि हाँ भाई लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीरियम, मैग्नीशियम, चांगेसाइड। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो पर्टिकुलर है एक आइटम है सीरियम मैग्नीशियम, इसको डिस्कवर किया गया है एक मीटियोराइट के अंदर में, और उस मीटियोराइट का नाम है पाके पाके 005। दूसरा, इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर में एक फ्लोरोसेंस जैसी चीज़ दिखाई देती है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। तीसरी चीज़, ये जो सीरियम मैग्नीशियम है ये प्राइमरी एक अर्थ बेस्ड मिनरल है जो धरती पर मिलता है, स्पेशली वॉल्केनिक रीजन्स में। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, अगेन सीरियम मैग्नीशियम के बारे में, ये कि जो सीरियम मैग्नीशियम है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस किस चीज़ में दिखाई देता है। क्या हम इसको एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे, या फिर ये लूनार की जियोलॉजी यानी कि चंद्रमा की जियोलॉजी को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग ब्लैक बक। तो जो ब्लैक बक है ये आज के समय पर एक राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से स्टेट्स का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो चारों में से कौन कौन सा है, नीचे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेट यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लैक बक को स्टेट एनिमल घोषित कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बात करता है अभिलेख पतल पोर्टल के बारे में। जो ये अभिलेख पतल पोर्टल है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपने बताना है। क्या ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से एसोसिएटेड है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से एसोसिएटेड है। लिखिए फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? इंडियन रिकॉर्ड ऑफिस, सेंट्रल आर्काइव ब्यूरो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अथॉरिटी, या फिर इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। याद करो क्या था। अगला क्वेश्चन, ये 4 रडार बैंड के नाम दिए गए, इनमें से वो कौन सा रडार बैंड है जो प्राइमरीली यूज किया जाता है थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के लिए? जो बिजली कड़क रही है, तूफान है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा बैंड रडार हम यूज करते हैं? एस बैंड रडार, सी बैंड रडार, एक्स बैंड रडार, या एल बैंड रडार? बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग पुष्कर मेमा कोराजाय के बारे में। तो जो पुष्कर मेमा कोराजाय है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से, ये क्या है? क्या ये एल्गाई की नई स्पीशी है, क्या ये एक सियानोबैक्टीरिया है, या मैरीन फंगस है, या फिर प्रोटोजोआन स्पीशी है?
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया का कौन सा इनमें से करेक्ट फीचर है? क्या सियानोबैक्टीरिया यूकेराइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते, या ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, या ये केवल और केवल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं? तो बताएं दोस्तों सियानोबैक्टीरिया को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, सियानोबैक्टीरिया आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के हिस्ट्री में। हमारी पृथ्वी का इतिहास देखेंगे तो सियानोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? कारण क्या है? क्या ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करते थे, या फिर ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण है, या फॉसिल फ्यूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? बताएं दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने प्रेजेंट है अबाउट दी आईएनएस कल्पेनी। तो आईएनएस कल्पेनी को लेकर बात करता है कि भाई ये आईएनएस कल्पेनी कौन से क्लास ऑफ नेवल वेसल्स को बिलोंग करता है, ये बताएं। क्या ये शिवालिक क्लास फ्रीगेट है, या कार निकोबार क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट है, या कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, या फिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है? कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए, लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नई मिनाशे कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो जो नई मिनाशे कम्युनिटी है ये प्राइमरीली भारत के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, ये बताना है आपको। क्या ये राजस्थान गुजरात में रहती है कम्युनिटी, पंजाब हरियाणा में, मिजोरम मणिपुर में, या फिर केरला या तमिलनाडु में? फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है अबाउट ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। तो ये जो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन है ये रिलेटेड है किस चीज़ से? क्या ये वेस्ट एशिया के अंदर में एक पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है, या इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, या फिर नाई मिनाशे जो कम्युनिटी है इसको इजराइल माइग्रेट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, या फिर ये भारत और इजराइल के बीच का ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ऑपरेशन डील करता है? बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो ये हैं हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। ये 12 क्वेश्चंस हैं। इन 12 के 12 क्वेश्चंस के आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इन सभी प्रश्नों के आंसर इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको पता ही है मेरे दोस्त, आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी। 79,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जाकर इस वाले टेलीग्राम ग्रुप से अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर करते हैं आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त। और याद रखना रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपको मिलता है, तो 5:30 बजे आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। 5:30 बजे मतलब दीपा यादव एजुकेशन का प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।